होटल की लॉबी में छाया वह सन्नाटा किसी तूफान के गुजर जाने के बाद वाली खामोशी जैसा था। नेहा वर्मा को इस 8 सितारा जैसी हैसियत रखने वाले मुंबई के इकलौते 7 सितारा होटल में बतौर लॉबी मैनेजर काम करते हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इन 3 सालों में उसकी खूबसूरत और पारखी आंखों ने न जाने कितने ही रईसों, उद्योगपतियों, बॉलीवुड सितारों और राजनेताओं को इस होटल की मखमली दहलीज पार करते देखा था। आखिर इस जगह की हवा में ही इतनी महक और कीमत थी कि यहाँ कदम रखने वाले इंसान की हैसियत कम से कम सैकड़ों करोड़ों में तो होती ही थी। ये सच था कि इस होटल का वीआईपी मेंबरशिप कार्ड रिफंडेबल होता था। कई बड़े कॉरपोरेट घराने या मल्टीनेशनल कंपनियां अपने विदेशी मेहमानों और डेलीगेट्स की खातिरदारी के लिए 5 या 10 करोड़ रुपए तक का टॉप अप करवा लिया करती थी। लेकिन अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में नेहा ने आज तक कभी भी किसी एक अकेले व्यक्ति को, वो भी महज 20-21 साल के एक लड़के को, एक झटके में 100 करोड़ रुपए का टॉप अप करवाते हुए नहीं देखा था। नेहा का तेज दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह दौड़ रहा था। इस लड़के की कुल संपत्ति यकीनन दसियों हजार करोड़ में होगी। अगर ऐसा ना होता तो किसी भी इंसान के सीने में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सिर्फ अपना मील टिकट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए ऐसे दांव पर लगा दे जैसे कोई 100 रुपए का नोट उछाल रहा हो। नेहा इस रईस दुनिया के काले और सुनहरे दोनों सच जानती थी। दुनिया की नजरों में मैगजीन के कवर्स पर और फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में जो नाम छपते हैं वो दुनिया की कुल दौलत का महज 1% हिस्सा भी नहीं होते। इस हाई प्रोफाइल सर्कल में घुसने के बाद नेहा को यह बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी कि असली रईस वो अदृश्य अरबपति होते हैं जो कभी टीवी पर नहीं आते। उनका पैसा, उनका रसूख इतना असीमित होता है कि दुनिया की कोई लिस्ट, कोई सरकारी खाता उसे नाप नहीं सकता। ज्यादातर असली और पुश्तैनी रईस बहुत ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करते थे और उसके सामने खड़ा यह मामूली सा दिखने वाला लड़का यकीनन उन्हीं में से एक था। बल्कि जिस तरह का इसका अंदाज था, यह शायद उन अदृश्य अरबपतियों के भी सबसे ऊपरी दर्जे का कोई राजकुमार था। इतनी कम उम्र, इतना बेखौफ अंदाज। नेहा ने मन ही मन तय कर लिया कि यह पक्का किसी बेहद ताकतवर और शाही अंडरग्राउंड परिवार का इकलौता वारिस है जो बस यूं ही दुनिया के मजे लेने के लिए आम लोगों के बीच एक साधारण छात्र बनकर रह रहा है। सच कहा जाए तो जब नेहा ने कुछ मिनट पहले पहली बार आर्यन को देखा था तो उसने भी बाकी रिसेप्शनिस्ट्स की तरह उसे अपनी नीची और तिरस्कार भरी नजरों से ही आंका था। आर्यन के शरीर पर जो कपड़े थे, एक धुली हुई सूती शर्ट और घिसी हुई जीन्स, उनकी कुल कीमत शायद 1000 रुपये भी नहीं होगी। मुंबई की सड़कों पर बांद्रा स्टेशन के बाहर ऐसे हजारों लड़के रोज नजर आते थे। जब फ्रंट डेस्क की उस लड़की ने वॉकी टॉकी पर घबराते हुए कहा था कि यह लड़का 100 करोड़ का टॉप अप करवाना चाहता है, तो नेहा को लगा था कि यह कोई सिरफिरा है जो किसी यूट्यूब वीडियो के लिए प्रैंक कर रहा है। लेकिन अपनी कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कारण उसने बहुत ही सावधानी और अदब से आर्यन को एंटरटेन किया था। वह तो बस यह देखना चाहती थी कि जब पेमेंट मशीन डिक्लाइन का लाल सिग्नल देगी तब यह लड़का क्या बहाना बनाएगा। उसने अपनी नजरों के इशारे से सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैयार रहने को कह दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर इसे कॉलर पकड़कर बाहर फेंका जा सके। लेकिन जब वह पेमेंट मशीन जोर से बीप की और पेमेंट सक्सेसफुल की वो डिजिटल आवाज गूंजी तो नेहा की दुनिया घूम गई। इस घटना ने उसे एक बहुत बड़ा सबक दिया था कि वाकई किसी किताब को उसके फटे हुए कवर से कभी नहीं आंकना चाहिए। नेहा वर्मा हमेशा से उस हाई क्लास सोसाइटी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वह उन पर राज करने का सपना देखती थी। इस इंडस्ट्री में आने के बाद से उसकी महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगी थी। होटल में आने वाले कई नौदौलतिये अक्सर नेहा को घूरते थे, उस पर डोरे डालते थे, उसे महंगे गिफ्ट्स भेजने की कोशिश करते थे। लेकिन नेहा को उन मोटे अधेड़ उम्र के और बदतमीज रईसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जानती थी कि वे लोग सिर्फ उसके जिस्म के भूखे हैं और वैसे भी वो लोग असली रईस नहीं थे। वे महज दिखावा करने वाले झूठे अमीर थे जिनकी दौलत किसी भी दिन रियल एस्टेट या शेयर मार्केट के एक क्रैश से धूल में मिल सकती थी। नेहा की बरसों से यह तलाश थी कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा असली नवाब आए जो ताकतवर हो, युवा हो
और जिसके पास अथाह असीमित दौलत हो। और आज उसके सामने खड़ा यह लड़का आर्यन शर्मा उसके हर एक पैमाने पर 100% खरा उतर रहा था। बिना पलक झपकाए, बिना माथे पर एक भी शिकन लाए इस लड़के ने 100 करोड़ रुपए ऐसे स्वैप कर दिए थे जैसे कोई सड़क किनारे चाय के पैसे दे रहा हो। यही है वो मौका। नेहा का दिल जोर से धड़का। यही वो इंसान है जो मेरी पूरी जिंदगी, मेरी किस्मत को रातों रात पलट सकता है। मैं इस मौके को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर फिसलने नहीं दे सकती। नेहा को अपनी खूबसूरती, अपनी अदाओं और अपनी कातिलाना नजरों पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि किसी भी मर्द के दिमाग से कैसे खेला जाता है। दूसरी तरफ डेस्क के पीछे खड़ी वह रिसेप्शनिस्ट जिसने घबराकर वॉकी टॉकी पर नेहा को बुलाया था, अब बुरी तरह से पछतावे की आग में जल रही थी। अगर उसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता, अगर उसने खुद आर्यन का कार्ड प्रोसेस किया होता, तो यह वीआईपी क्लाइंट सीधे उसके खाते में दर्ज होता। हो सकता था कि यह रईस लड़का उस पर मेहरबान हो जाता, उसे करोड़ों की टिप दे जाता, या शायद कुछ और। लेकिन अब जब उसने अपनी जनरल मैनेजर को बुला लिया था, तो वह सिर्फ दूर खड़ी होकर ईर्ष्या से जलती हुई नजरों से इस पूरे नजारे को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। अपने उड़ते हुए होश और ख्यालों को वापस बटोरते हुए नेहा ने अपनी सबसे आकर्षक जादुई मुस्कान अपने चेहरे पर सजाई। उसने अपनी आवाज को शहद से भी मीठा बनाते हुए आर्यन से कहा, सर कृपया, क्या आप मुझे अपना कोई पहचान पत्र दिखा सकते हैं, ताकि मैं तुरंत आपके एक्सक्लूसिव वीआईपी मेंबरशिप की औपचारिकताएं पूरी कर सकूं। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी का साधारण सा स्टूडेंट आईडी कार्ड निकाला और नेहा की मखमली उंगलियों पर रख दिया। सच तो यह था कि आर्यन उनके इस अचानक बदले हुए रवैये और इस दिखावटी सम्मान को बहुत अच्छे से समझ रहा था। जरा सोचिए, पेमेंट होने से पहले उन्होंने उससे उसकी पहचान तक पूछने की जहमत नहीं उठाई थी। अगर पहचान ही नहीं पता थी तो वे 100 करोड़ का कार्ड किसके नाम पर बनाने वाले थे। यह बात शीशे की तरह साफ थी कि उन्हें रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि वह 100 करोड़ रुपये दे पाएगा। पेमेंट के सफल होने के बाद ही उनके दिमाग की बत्ती जली थी और उन्हें आईडी कार्ड की याद आई थी। लेकिन आर्यन को इस दोगलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पिछले 20 सालों से उसने दुनिया का असली और घिनौना चेहरा ही देखा था। गरीबी में लोग आपको कैसे दुत्कारते हैं, यह वह सानिया और विक्रम की आंखों में देख चुका था। कम से कम यहाँ की मैनेजर अब उसके सामने पलकें बिछाए तो खड़ी थी। अगर यह कोई और आम जगह होती तो शायद उसके मैले कपड़ों को देखकर गार्ड्स ने उसे गेट से ही धक्के मारकर भगा दिया होता। मैं रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसे रौबदार और ठंडे स्वर में कहा जिससे सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। और आज से, इस पल से, मैं अपने दिन के तीनों पहर का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर यहीं आपके होटल में खाऊंगा। अपने एग्जीक्यूटिव शेफ से कह देना कि वह मेरी हर मील के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे ताजा और सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करे। मेरे खाने की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आर्यन एक पल के लिए रुका, उसने नेहा की आंखों में देखा और आगे कहा, और हाँ, अगर किसी दिन मैं अपनी पढ़ाई या किसी काम में बिजी हुआ और यहाँ नहीं आ पाया तो उस शानदार खाने को सीधे डस्टबिन में फेंक देना और बिना मुझसे पूछे अगले मील की तैयारी शुरू कर देना। मुझे बासी चीजें पसंद नहीं। आर्यन के ये शब्द सुनकर पूरी लॉबी में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। डेस्क के पीछे खड़ी लड़कियों की सांसें हलक में अटक गईं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। अगर 7 सितारा होटल का टॉप शेफ दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे इंग्रेडिएंट्स से तीनों वक्त का खाना बनाएगा, तो आर्यन के एक दिन के खाने का बिल ही कम से कम 20 से 30 लाख रुपए बैठेगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर मैं ना आऊं तो खाना फेंक देना। ये कैसा पागलपन था, ये कैसा गुरूर था। इसे कोई नौदौलतिये का शौक नहीं कह सकता था। यह तो दौलत का वो नशा था जो सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर गॉड टियर अरबपतियों के पास होता है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह महज रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। इतनी कम उम्र में ऐसा असीमित पैसा और ऐसा बेपरवाह रुतबा। क्या वह किसी ऐसी किताबी कहानी का जीता जागता किरदार था जहां एक बेहद हैंडसम, लंबा और रहस्यमयी अरबपति लड़का अचानक दुनिया के सामने आता है। वहां खड़ी हर लड़की की आंखों में
अब आर्यन के लिए तारों जैसी चमक थी। वे सब किसी भी तरह इस रईस लड़के की नजरों में चढ़ना चाहती थीं, उस पर निर्भर होना चाहती थीं। इसके लिए अगर उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, कोई भी समझौता करना पड़े, तो वे खुशी खुशी तैयार थीं। उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि इस स्तर के किसी टॉप टियर अमीर परिवार के बेटे से शादी करना तो उनके लिए किसी नामुमकिन सपने जैसा है। लेकिन अगर यह लड़का एक रात के लिए भी उन पर मेहरबान हो जाए, अगर वे इसके साथ थोड़ी सी भी नजदीकियां बढ़ा लें, तो उन्हें इतने फायदे मिल सकते हैं कि उनकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। अगर इस वक्त आर्यन ने पलक झपकाकर एक छोटा सा इशारा भी किया होता, तो शायद वो सभी रिसेप्शनिस्ट्स और स्टाफ की लड़कियां उसके बिस्तर तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के बाल नोचने को तैयार हो जाती। जी बिल्कुल मिस्टर आर्यन, आपकी हर इच्छा हमारे लिए पत्थर की लकीर है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। नेहा वर्मा ने लगभग 90 डिग्री झुकते हुए पूरी श्रद्धा और कांपती हुई आवाज के साथ कहा। मेंबरशिप की औपचारिकताएं कुछ ही मिनटों में पूरी हो गईं। इसके बाद नेहा खुद आगे आगे चलते हुए आर्यन को एस्कॉर्ट कर होटल के सबसे आलीशान गुप्त और प्रीमियम प्राइवेट डाइनिंग रूम की तरफ ले गई। ये कमरा किसी आधुनिक महल के एकांत दरबार से कम नहीं था। दीवारों पर यूरोपियन आर्टवर्क, फर्श पर ऐसा इटालियन मार्बल जिसमें इंसान अपना चेहरा देख ले, और छत पर बेशकीमती स्वारोवस्की क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था। मिस्टर आर्यन, ये हमारे द ग्रैंड पैलेस होटल का सबसे बेहतरीन और प्राइवेट स्वीट है। यहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम बस कुछ ही पलों में आपके लिए दुनिया के सबसे लजीज व्यंजन सर्व करेंगे, नेहा ने अपनी रेशमी आवाज में कहा। फिर उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा काले रंग का कार्ड निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। सर, ये मेरा पर्सनल विजिटिंग कार्ड है, कृपया इसे रख लीजिए। अगर आपको इस होटल में या पूरे मुंबई शहर में किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वह आधी रात ही क्यों ना हो, तो बेझिझक मुझे कॉल कीजिएगा। मैं आपको अपनी बेहतरीन सर्विस देने के लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। ये होटल का कोई साधारण या ऑफिशियल कार्ड नहीं था। ये नेहा ने खुद के पैसों से खास तौर पर अपने उन गिने चुने वीआईपी क्लाइंट्स के लिए बनवाया था जो उसकी शिकार की चेकलिस्ट में बिल्कुल फिट बैठते थे। आर्यन ने बिना कुछ कहे वह कार्ड ले लिया, लेकिन जैसे ही आर्यन ने कार्ड पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, नेहा ने बहुत ही सलीके और चालाकी से, मानो गलती से, अपनी बेहद गोरी, मुलायम और ठंडी उंगलियों को आर्यन के हाथ की पीठ पर रगड़ दिया। उस हल्के से जानबूझकर किए गए स्पर्श से आर्यन की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी बिजली जैसी सिहरन दौड़ गई। उफ, क्या रेशम जैसा मुलायम हाथ है। ये औरत सच में मर्दों को अपने जाल में फंसाने के खेल की पुरानी और माहिर खिलाड़ी है। बड़ी चतुर लोमड़ी है। आर्यन ने अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना मन ही मन सोचा। कुछ ही मिनटों के भीतर वह विशाल डाइनिंग टेबल दुनिया के सबसे नायाब और महंगे व्यंजनों से पूरी तरह सज चुकी थी। वहाँ सब कुछ था। पेरिस से मंगाया गया ब्लू लॉबस्टर, अलास्कन किंग क्राइब, कैवियार, फ्रांस का सबसे महंगा फोई ग्रास, इटालियन ट्रफल्स, स्पेनिश जामन और बर्ड्स नेस्ट सूप। हर एक डिश को सोने के वर्क और खूबसूरत कलात्मक सजावट के साथ पेश किया गया था। हर डिश से उठने वाली महक भूख को और भड़का रही थी। और सबसे बीच में बर्फ की एक बाल्टी में रखी थी 1983 की विंटेज शैटो लैफिट वाइन की एक बेहद दुर्लभ बोतल। इस एक टेबल पर रखे खाने और वाइन की कीमत ही कम से कम 25 से 30 लाख रुपए के पार थी। आर्यन अकेला यह सब अपनी पूरी जिंदगी में एक बार में नहीं खा सकता था, लेकिन उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। आज वह इतना गरीब था कि उसके पास पैसे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। उसका प्यार, उसका भोलापन सब छिन चुका था। अब अगर वह इस खाने को खत्म नहीं कर पाया तो वह इसे उठाकर सीधा कचरे में फेंकवा देगा। उसे क्या फर्क पड़ता है। उसके पास पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खरीदने का पैसा था। आर्यन ने बड़ी ही शान से कांटा छुरी उठाई और टेबल पर रखी हर डिश का एक एक छोटा सा निवाला लेना शुरू किया। ये वाकई एक 7 सितारा होटल था। हर डिश की खुशबू, उसका टेक्सचर और उसका स्वाद ऐसा था जैसे उसे किसी जन्नत के बावर्ची ने तैयार किया हो। सानिया के दिए हुए धोखे की कड़वाहट अब इस लजीज खाने के स्वाद के नीचे कहीं दबने लगी थी। मिस्टर आर्यन, आपको खाना कैसा लग रहा है? क्या आप इन व्यंजनों के स्वाद से पूरी तरह खुश हैं? अचानक पीछे से एक मीठी मदहोश कर देने वाली आवाज आई।
नेहा वर्मा थोड़ा झुककर आर्यन की कुर्सी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, आर्यन को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर नेहा की गर्म और महकती हुई सांसों का साफ एहसास हो रहा था। उसके महंगे फ्रेंच परफ्यूम की मादक खुशबू आर्यन के दिमाग पर किसी नशे की तरह छा रही थी। ये एहसास बेहद सुहाना था। बहुत बढ़िया, आर्यन ने वाइन का एक घूंट लेते हुए बिना पीछे मुड़े कहा। यह जगह वाकई अपने 7 सितारा होने का रुतबा साबित करती है। सब कुछ बहुत लजीज है। हर डिश की महक और स्वाद बेमिसाल है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। मिस्टर आर्यन, कृपया आराम से अपने खाने का आनंद लीजिए। अगर किसी भी चीज की या किसी भी तरह की सर्विस की जरूरत हो तो बस मुझे एक आवाज दीजिएगा। मैं अब आपके इस एकांत डिनर में और खलल नहीं डालूंगी। नेहा ने स्थिति को भांपते हुए वहां से निकलने का फैसला किया। वह जानती थी कि शिकार को फंसाने के लिए उसे थोड़ा वक्त देना जरूरी होता है। मिस वर्मा, 1 मिनट रुकिए। आर्यन ने अपनी वाइन का ग्लास मेज पर रखा और पीछे मुड़कर देखा। देखिए, मैं ये सारा खाना अकेला तो खत्म नहीं कर सकता, और इतनी शानदार दावत का मजा तब तक अधूरा लगता है जब तक आपके सामने कोई बेहद खूबसूरत महिला बैठकर आपका साथ न दे रही हो। क्या आप मेरे साथ इस मेज पर बैठकर डिनर करने का सम्मान मुझे देंगी? आर्यन ने सीधे उसकी कचरारी आंखों में देखते हुए पूछा। सच तो यह था कि आर्यन को नेहा वर्मा वाकई बहुत आकर्षक लग रही थी। उसका स्लिम कर्व्स से भरा फिगर, उसका मासूम लेकिन तेज चेहरा और उसकी कड़क काले रंग की बिजनेस यूनिफॉर्म जो उसके प्राकृतिक हुस्न को और उभार रही थी। उसके परफ्यूम की खुशबू किसी भी आम मर्द के हार्मोन्स को जगाने और बेकाबू करने के लिए काफी थी। उसकी हर छोटी सी हरकत, अनजाने में किया गया हर इशारा आर्यन की नसों में आग लगा रहा था। ऐसी बला की खूबसूरत महिला के साथ इस शाही खाने का मजा लेना यकीनन एक अल्टीमेट अनुभव होगा। मिस्टर आर्यन, यह थोड़ा अनुचित रहेगा, और वैसे भी अभी मेरी ड्यूटी का वक्त चल रहा है। नेहा ने अपनी नजरों को थोड़ा झुकाते हुए एक बेहद सधी हुई हिचकिचाहट का नाटक करते हुए कहा। अंदर ही अंदर वह खुशी से पागल हो रही थी। वह आर्यन के साथ उस मेज पर बैठकर खाना खाने के लिए तड़प रही थी, क्योंकि यह आर्यन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने का, उसे अपने हुस्न के जाल में बांधने का सबसे सुनहरा मौका था। वह होटल की लॉबी मैनेजर जरूर थी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में उसने भी आज तक इतना महंगा और प्रीमियम खाना कभी चखा तक नहीं था। लेकिन नेहा एक बहुत मंजी हुई खिलाड़ी थी। वह उस पुरानी कहावत को अच्छे से समझती थी कि एक औरत को हमेशा थोड़ी मिस्ट्री और दूरी बनाकर रखनी चाहिए। खुद को इतनी आसानी से किसी मर्द के सामने परोस देना उसकी दिलचस्पी को तुरंत खत्म कर देता है। दूरी बनाकर, थोड़ा मना करके फ्लर्ट करना ही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। मर्दों की नजरों में एक पूरी तरह से बिना कपड़ों की औरत से ज्यादा आकर्षक और उत्तेजक वह औरत होती है जो एक पारदर्शी शर्ट पहने हो। उसका वर्किंग आवर्स का बहाना महज एक सफेद झूठ था। अगर दी ग्रैंड पैलेस होटल के असली मालिक को भी यह पता चलता कि उनकी मैनेजर इतने बड़े 100 करोड़ के वीआईपी क्लाइंट को खुश कर रही है, तो वह उसे नौकरी से निकालने के बजाय उसका तुरंत प्रमोशन कर देता। और सबसे बड़ी बात, नेहा ने आर्यन के प्रस्ताव को सीधे तौर पर नहीं कहकर ठुकराया नहीं था। उसने बस इसे अनुचित बताया था, और वह भली भांति जानती थी कि यह जवाब आर्यन जैसे रईस और ताकतवर मर्दों के ईगो को, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को सीधे तौर पर चुनौती देगा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा नेहा ने सोचा था। आर्यन मुस्कुराया। इसमें अनुचित क्या है? आर्यन ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए एक बेहद घमंडी, रसूखदार और बेपरवाह अंदाज में कहा, अगर आपका बॉस आपको मेरे साथ बैठने के लिए डांटता है तो उसे सीधा मेरे पास भेज देना। मैं उससे बात कर लूंगा, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो कल सुबह मैं यह पूरा का पूरा होटल ही खरीद लूंगा और आपको यहाँ की असली मालकिन बना दूंगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं आपके इस आदेश को और टाल नहीं सकती। नेहा ने अपनी सारी हिचकिचाहट को किनारे रखा और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान लाते हुए तुरंत आर्यन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने गोरे हाथों से आर्यन के लिए वाइन सर्व करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि अगर उसने अब और ज्यादा नखरे दिखाए तो शायद आर्यन को सच में गुस्सा आ जाए। उसे इस धागे को बस उतना ही खींचना था जितना जरूरी हो। जहां तक आर्यन की उस बात का सवाल था कि वह होटल खरीद लेगा और उसे मालकिन बना देगा,
नेहा मन ही मन मुस्कुराई और उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। क्या शानदार मजाक है, नेहा ने वाइन का घूंट भरते हुए सोचा। द ग्रैंड पैलेस होटल मुंबई के ताज का सबसे चमचमाता हीरा है। अगर कोई इसे सच में खरीदना भी चाहे तो इसकी कीमत कम से कम 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। हालांकि नेहा को आर्यन की दौलत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि आर्यन के पास रातों रात इतनी बड़ी रकम चुकाने की हैसियत होगी। आज के दौर में हजारों करोड़ के नेटवर्थ वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर दौलत शेयर्स या किसी कंपनी की वैल्यूएशन में फंसी होती है। ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो महज एक इशारे पर 15,000 करोड़ रुपए कैश निकाल कर मेज पर रख सके। वो लोग असली राजा होते हैं। अगर आर्यन ने सच में ये होटल खरीद कर मुझे यहाँ की मालकिन बना दिया तो मैं कसम खाती हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके कदमों में बिछा दूंगी। मैं इसके लिए अपनी जान तक दे दूंगी। नेहा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए मन ही मन एक खामोश कसम खाई। आर्यन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पल नेहा के दिमाग में क्या उथल पुथल मची हुई थी। अगर उसे पता होता कि नेहा क्या सोच रही है तो वह वाकई अपना सिस्टम खोलकर उस होटल को उसी पल खरीद लेता। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। 15,000 करोड़ तो क्या, अगर होटल की कीमत 30,000 करोड़ भी होती तब भी आर्यन उसे बिना मोल भाव किए, बिना एक सेकंड सोचे खरीद लेता। उसके पास पैसों का एक ऐसा अथाह समंदर था जिसका कोई किनारा नहीं था। इसके बाद उस शाही और शांत कमरे में दोनों ने हंसी मजाक, हल्की फ्लर्टिंग और मीठी बातों के बीच उस शानदार दावत का मजा लिया। वाइन का नशा और एक खूबसूरत औरत का साथ आर्यन के टूटे हुए दिल पर किसी मरहम की तरह काम कर रहा था। जिंदगी अब एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं था।